हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो जो बीकॉम का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जामिनेशन हो चुका है। सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका मार्च में, उसके एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ सॉल्यूशन का पार्ट 1, जिसमें आज हम देखने वाले हैं इस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने लिख रखे हैं, मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका पार्ट ए का फर्स्ट वाला, उसमें आपको क्या होता है, ए पार्ट जो होता है उसमें आपको ट्रू या फॉल्स बताना होता है रीजन के साथ। तो पहले का जो आंसर रहेगा वो आएगा फॉल्स, बिकॉज ऑल एसेट्स ओन बाय एन एंटरप्राइज आर नॉट ओनली गुड्स, एसेट्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, डेटर, इन्वेंट्री एंड अदर एनीथिंग। क्योंकि उसमें बोला गया था कि जो जितने भी एसेट्स किसी एंटरप्राइज के पास होते हैं वो सारे गुड्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है, एसेट्स के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट भी आती है, मशीनरी भी आती है, डेटर भी आते हैं, इन्वेंट्रीज भी आती है और कई सारी चीजें भी आती हैं। इसलिए इसका आंसर हो गया फॉल्स। क्योंकि गुड्स जो हमारे होते हैं वो इन्वेंट्री वाले के अंदर आते हैं, बाकी और सारी चीजें भी एसेट्स में इंक्लूड होती हैं। सेकंड है, सेकंड का आंसर भी आपका फॉल्स है, क्योंकि उसमें दिया गया था जो बैड डेट रिकवर होते हैं उसे हम डेबिट करते हैं बैड डेट अकाउंट से, ये बोला गया था उसमें। तो इसका आंसर है फॉल्स। व्हेन बैड डेट रिकवर्ड इट शुड बी क्रेडिटेड टू करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट का आंसर मेरे को देखिए क्वेश्चन ऐसे याद नहीं है, मैं आपको इनका आंसर बता दे रहा हूँ। फॉल्स है इसका आंसर। एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल द एसेट्स एंड इनकम आर नॉट ओवरस्टेटेड एंड लाइबिलिटीज एंड लॉस आर नॉट अंडरस्टेटेड। प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है कि एसेट्स और इनकम को ओवरस्टेट नहीं किया जाता, लाइबिलिटी और लॉस को अंडरस्टेट नहीं किया जाता। लेकिन उसमें कोई और सा प्रिंसिपल बता रखा था, शायद एक्रूअल बोल रखा था कि एक्रूअल के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। नेक्स्ट का आंसर भी फॉल्स है, क्योंकि इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय आईसीआई। क्योंकि इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है वो आईसीआई करता है। क्वेश्चन में बोला गया था कि सेबी करता है। फिफ्थ है, इसका भी आंसर फॉल्स है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एएस फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आर गोइंग कंसर्न कंजर्वेटिज्म और एक्रूअल। जो हमारे, इसका आंसर आपका फॉल्स हैगा, क्योंकि जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं उसमें गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म और एक्रूअल आते हैं, जबकि उसमें दिया गया था गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। सिक्स जगह इसका आंसर ट्रू है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होती है वो जो इनकम अर्न करती है, इंटरेस्ट अर्न करती है, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में इंक्लूड होता है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का बी पार्ट का फर्स्ट, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने थे। सबसे पहला था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट स्टेट दैट बिजनेस एंटिटी विल बी कंटिन्यू रनिंग इट्स ऑपरेशन इन अनफोर्सिएबल फ्यूचर। जो बिजनेस एंटिटी है वो आगे आने वाले फ्यूचर में चलती रहेगी। इट विल नॉट लिक्विडेट और फोर्स टू डिसकंटिन्यू। इसे लिक्विडेट नहीं किया जाएगा, कोई भी इसे बंद नहीं करेगा इसके ऑपरेशंस को। द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन। और जो एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट होता है वो इसी पर बेस होता है। नेक्स्ट है आईएफआरएस। तो आईएफआरएस क्या होता है? आईएफआरएस स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इट इज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट डिटरमाइन हाउ फाइनेंशियल इवेंट आर गोइंग टू बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ये आईएफआरएस क्या बताते हैं कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उन्हें कैसे रिकॉर्ड करना है, कौन सी चीज को कहाँ रिकॉर्ड करना है। दे आर डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय इन्हें मेंटेन और डेवलप कौन करता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन्हें मेंटेन करता है। नेक्स्ट था शॉर्ट नोट डाटा एनालिस्टिक इन अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग डाटा एनालिस्टिक इज अ न्यू स्किल सेट दैट बिकम इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग डाटा एनालिस्टिक एक न्यू स्किल है जो डेवलप हो रही है अकाउंटिंग के अंदर। डाटा एनालिस्टिक इन अकाउंटिंग हैज आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड मैट्रिसेस दैट वुड हेल्प इन स्ट्रेटेजी, डिसीजन मेकिंग एंड ड्रॉ सुटेबल कंक्लूजन। ये क्या होता है डाटा एनालिस्टिक? एक तरीके से डाटा को एनालाइज करना होता है जिससे आप अच्छे डिसीजन ले पाएं और एक सुटेबल कंक्लूजन निकाल पाएं। नेक्स्ट है इट बूटेड द अकाउंटिंग इंडस्ट्री एंड रेज्ड कंपटीशन इन मार्केट। ये अकाउंटिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करता है और मार्केट में कंपटीशन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, उसमें आपको बताना था AS2 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो
AIS2 डील्स विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंटरीज बाय बिजनेस एंटिटी। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वो किससे डील करता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंटरीज से। इट प्रोवाइड डिटेल विद रिगार्ड टू आइटम दैट कंप्राइज इन्वेंटरी एंड वेरियस कॉस्ट एसोसिएटेड विद सच इन्वेंटरी। ये किस चीज के बारे में बताता है? जो इन्वेंट्री की सारी डिटेल बताता है, क्या इन्वेंट्री की कॉस्ट है, क्या क्या उसमें खर्चा कॉस्ट लग रही है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब वेरियस मेथड दैट एंटिटी कैन यूज टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इट्स इन्वेंट्री। ये मेथड भी बताता है कि आप किस किस मेथड से अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एज पर AS2 इन्वेंट्री आर रिकॉर्डेड एट आइदर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। AS2 के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे या तो कॉस्ट पर या जो उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसमें से जो भी लोअर होगा उस पर। नेक्स्ट है, देयर आर 4 मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के 4 मेथड है, फीफो, लिफो, वेम, सिम। ठीक है। सेकंड था इसमें प्रैक्टिकल। जो सेकंड का बी पार्ट था वो था प्रैक्टिकल वाला। अब इसमें क्या करना था आपको? प्लांट अकाउंट बनाना था जिसमें आपको डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। कुछ टाइम तक जो कंपनी है उसने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया, उसके बाद उसे WDV मेथड पे चेंज करना पड़ा। तो मैंने ये आपको सॉल्यूशन दे रखा है। इसमें देखिए मैं मेन फिगर बता देता हूँ आपको। जो डेप्रिसिएशन चेंज करा है वो कब करा है? 31 मार्च 2021 से, इस वाले ईयर से डेप्रिसिएशन चेंज हुआ है। और लास्ट में आपका जो रिटर्न डाउन वैल्यूज बची हैं वो आई हैं, बैलेंस बचा है वो आया है 3,72,312। और ये मैंने आपको नीचे ये डेप्रिसिएशन भी निकाल के बता दिया जिस ईयर में चेंज हुआ है उस तरीके से कैसे डेप्रिसिएशन लगना है। बाकी डेप्रिसिएशन आप सिंपली निकाल सकते हैं। जो SLM मेथड है उसमें 10% लगाया गया है, WDV में हमें 30% का डेप्रिसिएशन लगाना था। ठीक है, ये हो गया आपके इस वाले कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें थोड़ी कटिंग ज़्यादा हो गई है लेकिन फिगर आपको सारी क्लियरली मेंशन हैंगी, मैंने आपको दिखा दी है। देखिए मैं जूम करके भी एक बार आपको सारा दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया आपका। ठीक है, अब जो इसका और वाला पार्ट है, सेकंड में और वाला पार्ट है, उसके फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था AS10 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ AS10 इज टू प्रेस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रीटमेंट करना है प्रॉपर्टीज ऑफ किनका? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का। इट एनेबल यूजर टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट मेड बाय एंटिटी। साथ में ये जो इन्वेस्टमेंट करती है कोई कंपनी उसके बारे में भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता है। नेक्स्ट है, इन दिस AS इशू डिस्कस आर रिकॉग्निशन ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन, चेंज, इंप्रूवमेंट ऑफ एसेट्स। इसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में डील किया जाता है? एसेट्स की वैल्यू, डेप्रिसिएशन और इम्प्रूवमेंट वैल्यू क्या है एसेट की, इन सारी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट है, इट अप्लाइज इन अकाउंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सेप्ट फॉर। ये सभी टाइप के प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है एक्सेप्ट किन चीज़ों को छोड़कर? बायोलॉजिकल एसेट्स जो होते हैं और वेस्टिंग एसेट जो होते हैं उन्हें छोड़कर। मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड क्या क्या है? WDV मेथड है, SLM मेथड है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है। ठीक है, 3 मेथड बताए गए हैं AS10 के अंदर। ये हो गया आपका ये वाला सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड के सेकंड पार्ट में आपको क्या है? इंफॉर्मेशन गिवन थी और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, प्रॉफिट फाइंड आउट करना था फीफो मेथड से भी और जो वेटेड एवरेज मेथड है WAV मेथड से भी। तो देखिए ये है कि आपकी फीफो मेथड में कॉस्ट शीट बनाई है मैंने सारा। इसमें आपको जो जो ट्रांजेक्शन हुई है वो सारी गिवन हैंगी। ये वाली भी यही फीफो वाली है और इसमें आपकी लास्ट में क्लोजिंग इन्वेंट्री जो बच रही है वो बच रही है 20,200 रुपीज़ की वैल्यू की। और जो इस पर प्रॉफिट आया है वो आया है आपका 23,000 का, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल जो जो आपने अमाउंट पर बेचा है वो लेंगे आप, और सेल्स एक्चुअल सेल में क्या लेंगे? जो आपको क्वेश्चन में सेल्स वाली फिगर गिवन है वो वाली। ठीक है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 23,000। ऐसे ही कॉस्ट शीट WAM रिटर्न डाउन वो वेटेड एवरेज मेथड से बनाई है। ये है कि आपकी कंप्लीट कॉस्ट शीट। इसमें जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है 16,545.6 पैसे। और जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो आया है आपका 19,345.5 पैसे का। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था आपको। थर्ड के अंदर पार्ट नीट है, डायरेक्ट ये एक क्वेश्चन था पूरा। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था। तो देखिए ये आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट की फिगर्स हैं। ठीक है, जो जो मैंने सारा सॉल्व करा है, सारी एडजस्टमेंट मैंने इसमें वैसे दिखाई रखी हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा इनके एडजस्टमेंट। ठीक है,
इसमें आपका लॉस आया है 1,0782 रुपीज़ का, ठीक है। और उसके बाद ये आएगी आपकी इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सिर्फ आपका कितने का 2,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। अगर किसी स्टूडेंट को सॉल्व करते में ये वो डिफरेंस पता लग जाए कहाँ आ रहा है तो एक बार कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा तो वो सभी बच्चों को पता लग जाएगा। इसमें 2,000 का डिफरेंस आ रहा है, कमेंट जरूर करिएगा। ये मैंने अपने आप सॉल्व करके आपको दिया है, कहीं से टिपा हुआ नहीं है, कहीं इसके आंसर अवेलेबल नहीं है, तो इतना डिफरेंस मिनिमल है, आ ही जाता है। आप इसको कमेंट करके अगर आपका इसका आंसर सही आ गया हो या कहाँ गलती है वो आप बताइएगा, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, वो सभी का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी एडजस्टमेंट है, जो एक बेड डेट की एडजस्टमेंट है इसमें, वो ये सॉल्व कर रखी है। आउटपुट इनपुट जीएसटी वाली एडजस्टमेंट सॉल्व है, ठीक है। उसके बाद जो इसका और वाला पार्ट है थर्ड का, एक क्वेश्चन था ट्रेडिंग एंड P&L वाला, दूसरा था ये और वाले में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी थी। इसका भी ये सॉल्यूशन आपके सामने है, सारी एडजस्टमेंट इसी में कर रखी है मैंने। और इसमें भी आपका डेफिसिट आ रहा है 6,584 रुपीज़ का, ठीक है। बाकी सारी फिगर आपके सामने है। इनकी दोनों बैलेंस शीट ये हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका कैपिटल फंड आया है 89,948 रुपीज़ का, उसे आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करा है, तो इसमें आपका बैलेंसिंग फिगर में 40 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है बैलेंस शीट को टैली होने में। तो वो इसका भी अगर डिफरेंस किसी को पता लग जाए तो वो क्वेश्चन का थर्ड का ए पार्ट या बी पार्ट जिसका भी डिफरेंस क्वेश्चन नंबर के साथ लिखकर वो डिफरेंस बता दे कहाँ मिस्टेक हुई है, फिर वो सभी बच्चों को उसके बारे में पता लग जाएगा। वरना अगर आप इतना भी करके आते हैं तो आपके मुश्किल से कुछ नंबर कट जाएंगे, बाकी आपका मैक्सिमम ये क्वेश्चन सही ही होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के तीनों को क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन देख लिए। बाकी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको कुछ ही टाइम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।